नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं राइट साइड और मैं हूं जलज कुमार अनुपम। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांशु सर, जिनका आज के इस बातचीत में हम स्वागत करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांशु सर के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि अभी ये भाषाई न्याय और लुप्त प्राय भाषाओं के केंद्र के निदेशक हैं। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक जस्टिस एंड इंडेंजर्ड लैंग्वेज। इसके अलावा इसी का एक यूजीसी से रिलेटेड एक यूजीसी से दिया हुआ एक प्रोजेक्ट चल रहा है, स्वदेशी और लुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में अध्ययन और अनुसंधान। इसके अलावा सर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंग्रेजी विभाग से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इनकी अनेक किताबें आई हुई है, विदेश के कई सारे विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हुए हैं। और सर का इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर से हम जानना चाहेंगे, आज हम कई विषयों पे अलग अलग बात करेंगे, लेकिन इस बातचीत की शुरुआत हम सर से ही करना चाहेंगे कि सर जो काम कर रहे हैं आप स्वदेशी और लुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण के लिए, तो मैं यह आपसे जानना चाहता हूं कि मातृभाषाओं का संरक्षण कितना जरूरी होता है, चाहे किसी भी भाषा और संस्कृति का संरक्षण कितना जरूरी होता है, और इसको कैसे कैसे बचाया जा सकता है, एक आम आदमी इसमें क्या क्या कर सकता है। देखिए, आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे एक साथ। मैं कहीं से शुरू करता हूँ और बीच में भूल जाऊं आपके प्रश्नों की श्रृंखला को, तो पुनरावृत्ति कर दें। जरूर सर, जरूर। सबसे पहले, मातृभाषा माता के समान है। जितनी आवश्यक माता होती है उतनी ही आवश्यक मातृभाषा है। जो बोली आप घर से शुरू करते हैं वही मातृभाषा है आपकी, जो आपकी पहली भाषा है, जिसमें आप अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जो भी व्यक्ति आपके समीप होते हैं, समीपतम होते हैं, उनके साथ संप्रेषण करते हैं जिस भाषा में, वही मातृभाषा है आपकी। और इसमें खाली देखिए, हम एक तरह से देख सकते हैं भाषा को कि वो संप्रेषण का माध्यम है, खाली बातचीत करने का माध्यम है। अगर हम उस प्रकार से देखें तो कहा जा सकता है कि भैया कोई भी भाषा ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, आप अपनी भाषा छोड़ दीजिए, दूसरी ले लीजिए। पर इसमें बात उससे कहीं आगे है। देखिए, अगर मातृभाषा हमारी पहली भाषा है तो उसके साथ ही साथ उस भाषा में, और हर एक भाषा में, ऐसा नहीं कि किसी एक भाषा की बात हो रही है, तो उसके साथ आपकी आइडेंटिटी जुड़ जाती है, आपका कल्चर जुड़ जाता है, आपका अस्तित्व भी उसके साथ जुड़ जाता है। और अगर वो भाषा आपसे छीन ली जाए या आपको छोड़नी पड़े मजबूरन, ऐसी परिस्थितियां अब हम देख रहे हैं लगातार। जैसे आपने अभी जिक्र भी किया कि मैं एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, लुप्त प्राय भाषाओं के साथ, संकटग्रस्त भाषाओं के साथ जुड़ा हूँ। तो ऐसी परिस्थितियां हम देखते रहते हैं, उसके भी बहुत लंबा विस्तार से बात की जा सकती है उसके ऊपर। तो ऐसी स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, बहुत कुछ नहीं कर सकते। पहला एक दुखद सत्य यह है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक और सोशल और ग्लोबलाइजेशन की फोर्सेस, उनके तहत ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपनी भाषा से विमुख होने लगता है। व्यक्ति का अर्थ यहाँ पर पूरी की पूरी कम्युनिटी से है। और वो भाषा में सबसे पहले होता है कि उसके बोलने वाले कम होते जाते हैं, और वो एक ऐसा बिंदु आ जाता है, ऐसा क्रिटिकल पॉइंट आ जाता है कि वो भाषा वायबल ही नहीं रह पाती, या फिर वो स्वतः खड़ी रहने में अक्षम हो जाती है। और देखिए, उस ऐसी बल्कि हमारी सभी भाषाएं, हिंदी, भोजपुरी आदि को भी यदि आप देखें, कहीं ना कहीं वो भी संकट का सामना करती हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते। हम तो हिंदी की बात कर लें, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हें गिनती नहीं आती, उसमें से एक डोमेन, एक उसका पक्ष जा रहा है भाषा का, गिनती नहीं आती। सारी गिनती 1 से लेकर 100 तक शायद पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए सारे बच्चे जिनकी मातृभाषा हिंदी है नहीं बोल सकते, और चाहे वो 8वीं के हों, चाहे 10वीं के हों, चाहे वो ग्रेजुएशन में पहुंच गए हों। ये एक उदाहरण दिया मैंने। दूसरी बात है कि आप कहाँ-कहाँ उस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, उसका क्षेत्र सिकुड़ता जाता है। जैसे हम घर में बात करते हैं, अच्छी बात है। उसके बाद रिश्तेदारों में बात करते हैं, मंदिर में या जो भी आपका पूजा स्थल है वहाँ पर बात करते हैं उसमें। उसके अतिरिक्त आप कॉलेज में उसमें बात करते हैं, यानी अस्पताल में करते हैं, दफ्तरों में करते हैं या नहीं करते, या फिर जैसे अभी ये हम आप बात कर रहे हैं, एक प्रकार की
फॉर्मल औपचारिक बातचीत, इसमें हम कौन-सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये सारी बातें जब हम देखते हैं तो उनका क्षेत्र सिकुड़ता जाता है भाषाओं का, और अंत अंत में और अंततोगत्वा वो विलुप्त हो जाती है। ये समस्या है। अब करें क्या, ये भी आपने पूछा। करने के लिए सबसे पहले तो जो इतनी भारी शक्तियाँ हैं उनके विरोध में खड़ा होना, उसके लिए बहुत ही आपको आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय चाहिए। जैसे मैंने ग्लोबलाइज़ेशन की बात की, एसिमिलेशन की प्रोसेस चल रही है। और दूसरा जो शायद आप सुनना चाहते थे कि हम एकदम से कौन-सी पुड़िया दे सकते हैं, तो पुड़िया भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले इनके ग्रामर बनाए जाने चाहिए। यदि लिपि नहीं है तो लिपि या तो हम बोरो कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं किसी भाषा से, ऐसे हिंदी से। इस नॉर्थ इंडिया में यदि ऐसी भाषाएँ हैं तो बोरो कर सकते हैं, या फिर रोमन लिपि ले सकते हैं, या फिर कोई और लिपि ले सकते हैं। ऐसे बांग्ला का भी उदाहरण है, कई भाषाओं में बांग्ला लिपि ली गई। ऐसे हिंदी देवनागरी लिपि भी ली गई बहुत सी भाषाओं में। दूसरी बात है कि उसका व्याकरण बनाइए, उसका भाषा वैज्ञानिक उसका आप एनालिसिस करिए उस भाषा की, उसकी रिकॉर्डिंग करिए, उसकी वीडियोज़ बनाइए उस भाषा के लोकगीतों के, लोक संगीत के और लोक कथाओं के। उनका जो साहित्य है उस रूप में अधिक मिलता है जो भाषाएँ लिखी नहीं जाती हैं, और लिखित रूप भी है उस भाषा का, तो उसके जो भी ग्रंथ आपके पास उपलब्ध हैं, उनका संग्रहण करिए। उनको ऐसा करिए कि वो लंबे समय तक चल सकें, ये नहीं कि 50 साल में दीमक खा जाएँ और समाप्त हो जाएँ वो। ये कुछ हैं, उसके अलावा प्राइमर आप बनाइए और डिक्शनरी बनाइए। ये तो प्रारंभिक चीज़ें हैं, और उसके अतिरिक्त जो शिक्षक उसी समुदाय से आपको उपलब्ध हैं, चाहे वो शिक्षक नहीं भी हैं, तो उन्हें ट्रेन करिए, कुछ व्यक्तियों को, जो कि शिक्षक का काम कर सकें, और इस प्रकार से आगे बढ़ें। ये एक छोटा-सा मैंने आपको बताया। एक्चुअली मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ पूर्वांचल से, हमारे यहाँ मेरी मातृभाषा भोजपुरी है। हुँ, और थोड़ा-सा जब बात चल ही रही है भाषाओं की और भाषाओं के संवर्धन की, तो हुँ, उसमें मैं आता हूँ। मैं यह थोड़ा जानना चाहूँगा कि हमारी जो मातृभाषा भोजपुरी है, वह लुप्त प्राय उसको हम नहीं कह सकते हैं। हुँ, कुछ दिन पहले एक लिंग्विस्टिक सर्वे आया था, उसमें ये कहा गया था कि भोजपुरी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली भाषा है। ठीक है? लेकिन है क्या कि उसके जब उसके संवर्धन की आती है, तो कई सारे अवरोध खड़ा कर दिया जाता है, सरकारें उस पे पूरी तरह से ध्यान नहीं देती है। अब जैसे कि थ्रू आउट भोजपुरी का जो हिस्ट्री है, वो 1000 सालों से ज़्यादा का है। 1000 हुँ, साल से ज़्यादा पुरानी भाषा है, जो हुँ, लिखित तौर पे जिसका इतिहास मिलता है, जिसमें हर तरह के प्रचुर मात्रा में साहित्य भरे पड़े हैं। उसके पास अपने 27-28 मतलब क्या बोलते हैं व्याकरण की किताबें हैं, कई सारी डिक्शनरियाँ हैं, फिर भी सरकार उसके संवर्धन की दिशा में कुछ नहीं कर सकती है। और एक क्या बोलते हैं कि एक मतलब अजीबो-गरीब कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की जाती है, कहीं न कहीं उसको हिंदी के सामने लाके खड़ा कर दिया जाता है। चूँकि आप भाषा वैज्ञानिक हैं, आप लिंग्विस्टिक आपका बहुत बड़ा अप्रोच है और विश्व की कई सारी संस्कृतियों को आपने करीब से देखा है। मैं भोजपुरी के कॉन्टेक्स्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सचमुच आपको भी लगता है कि भोजपुरी को आगे आने से हिंदी का किसी प्रकार का नुकसान है? या किसी भी भाषा को आगे आने से हिंदी का खासकर कोई नुकसान होने वाला है? श्रीमान जलज कुमार जी, मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ इसी पे, उसका उत्तर आपको आपके सवाल का उत्तर दे देगा। मान जी। लिया जाए, आप जिस भी परिवार से आते हैं, आपके परिवार में 3 भाई हैं मान लिया जाए, और तीनों आगे बढ़ते हैं। तो आपका परिवार आगे बढ़ रहा है, आपके माता-पिता अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, या फिर उन्हें लगेगा कि आप आगे बढ़ गए? या आपका कोई मित्र है, उसके जीवन में अपार सुख आ गया है, तो आपको क्या लगना चाहिए? कि आपको लगना चाहिए भैया ये तो सुखी हो गया, हम दुखी हो जाएँ? या फिर आगे तरक्की कर ली किसी ने? कैसा लगना चाहिए? हमें भी उसकी खुशी में मतलब खुशी महसूस करनी चाहिए, खुश होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। देखिए, हिंदी तो सहोदरी भाषा है आपकी, और हिंदी को भी ये अपने में चेतना जागृत करनी चाहिए कि अगर उसकी भगिनी, उसकी बहन आगे बढ़ती है, तो अच्छी बात है, और वो अपना घर भी बसाती है तो और भी अच्छी बात है। मतलब अ, शेड्यूल 8 में आ जाती है यदि, घर बसाने जी। का अर्थ यहाँ पर तात्पर्य ये है, तो इसमें किसी प्रकार से भी संकोच की क्या बात है?
कई सारे ऐसे मूर्धन्य विद्वान हैं जो अपनी क्या बोलते हैं, वो कहते हैं ना कि अपनी गलत तरीके से बुद्धिजीविता साबित करने के लिए कई जगह कई कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वो उस भी है। और यदि हम भोजपुरी समाज से भी ये प्रश्न करें कि यदि आपसे पूछा जाता है आपकी भाषा क्या है, तो आप क्या उत्तर देते हैं? हम तो यही कहते हैं कि हमारी मातृभाषा भोजपुरी है। अच्छा, लेकिन आप नहीं, कहते हैं। इसके हाँ। इसके पीछे ना एक एक थोड़ा-सा मैं इसको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा बातचीत को। एक ना हम्म, एक दौर शुरू होता है, खासकर 90s में। हम्म, जब ना बच्चों को ज़बरदस्ती यह पढ़ाया जाता है, बेशक उनकी मातृभाषा कुछ भी रही हो, उनको मतलब विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पे सेकेंडरी स्तर पे बताया जाता है कि मातृभाषा, तुम्हारी मातृभाषा क्या है? तो याद कर लो, तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है। बेशक हम्म। उस बच्चे की मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन उसको शिक्षकों द्वारा ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है कि बोलो तुम्हारी मातृभाषा हिंदी है। एक और इसी से जुड़ा हुआ एक मिथ है, तुम याद कर लो तुम्हारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा तो है ही राष्ट्र नहीं आपके पास। ये कुछ ही नहीं, लेकिन वो है नहीं ना। लेकिन हम हम्म। लोगों ने पढ़ के रख लिया है कि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। नहीं, अगर राष्ट्रभाषा हमारे संविधान और हमारे बाकी हमारे राष्ट्र के सोच से जुड़ी होती, तो राष्ट्रभाषा भी कोई ना कोई रखते हम। हमारा जी, राष्ट्र जो है वो एक संकीर्णता पर नहीं बसा हुआ है, उस पर नहीं टिका है। हमारा राष्ट्र विस्तृत सोच से बना है, और वो सोच है सबको समाहित करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला और सबको बराबर समान मानने वाला। वसुधैव कुटुंबकम जो है केवल गाने के लिए कोई गीत नहीं है, हमारी संस्कृति का भाग है। उसमें हर पड़ोसी, हम ये जानते हैं, उसमें कोई ना कोई भिन्नता है, और वो भिन्नता होने के बावजूद आप उसके साथ जी सकते हैं, उसके साथ मैत्री कर सकते हैं। और उसके खाली इतना ही नहीं, यहाँ तक तो शायद आम आदमी सोच सकता है, उससे हम अपने आप को एनरिच कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, उससे सीख लेकर कुछ। ये अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम का। अच्छा, मैं अब थोड़ा-सा बातचीत को दूसरी तरफ मोड़ना चाहूँगा। आपके इतने सारे इंटरनेशनल पेपर्स प्रकाशित हुए हैं, आप कई सारी किताबों के लेखक हैं। अंग्रेजी के आप विद्वान होने के साथ-साथ हिंदी के भी आप विद्वान हैं, और हिंदी हिंदी में भी आपकी कई सारी किताबें आ चुकी हैं। मैंने कई सारी किताबों को आपकी देखा भी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर, इसके इन सभी चीज़ के बीच में आप कविताएँ भी लिखते हैं, और एक आपके पास एक विशाल कविताओं का एक क्या बोलते हैं, भंडार आपने लिख रखा है। तो इतने मतलब कैसे मैनेज करते हैं? इतना मल्टी डायमेंशन एक साथ? देखिए, जितनी बेचैनी आपके अंदर होगी, उतने ही आप हिलेंगे डुलेंगे। इसको मैं हिलना डुलना कहता हूँ। अच्छे। अब ये बेचैनी अनेक प्रकार की हो सकती है। जी, किसी को बेचैनी अ, प्रेम में परिपूर्णता ना मिलने पर होती है, किसी को बेचैनी अपने मानसिक पटल के पूर्ण विस्तार को ना पाने पर होती है। तरह-तरह की बेचैनी हो सकती हैं। तो मुझे संभवतः इस प्रकार की बेचैनी है, मुझे लगता है कि अभी जो विस्तार मुझे चाहिए मानसिक स्तर पर, वो नहीं हो पा रहा है। तो उसके अलग-अलग अभिव्यक्तियाँ होती हैं। मतलब बेचैनियों के अभिव्यक्ति का माध्यम है कविताएँ। ये भी है। अ, मैं थोड़ा-सा फिर हम पीछे के प्रश्न की तरफ मैं मुड़ना चाहूँगा। खासकर भारत में, मतलब अभी के वर्तमान में हिंदुस्तान का हम परिप्रेक्ष्य देखें, तो वहाँ पे जो भाषाओं को लेके जो राजनीति हो रही है, और जो भाषाओं ये जो राजनीति हो रही है, उस पे आपकी दृष्टि क्या है? तो आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, भाषा तो एक भावनात्मक विषय है, जी, भावनाओं से जुड़ा विषय है, और राजनीति हमेशा भावनाओं के साथ होती ही है। चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे वो क्षेत्र की बात हो, चाहे आपकी भाषा की बात हो, या जो भी चीज़ जिससे भावना जुड़ी है, राजनीति के लिए वो एक फर्टाइल ग्राउंड होता है, उर्वरक भूमि होती है उसके लिए। तो इसमें कोई शिकायत की बात नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, ये है कि हर एक भाषा के समुदाय को अपने अधिकारों को प्राप्त करने का उनका दायित्व भी है, और उसको करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई हिंसात्मक तरीका अपनाएँ। उसके लिए कम से कम बताएँगे तो सही कि देखिए, हमारे पास ये कारण है, और हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा भाषाई संस्कृति है,
भाषा की अपनी पहचान है, भाषा की अपनी ख़ासियतें हैं और इसको करने के लिए सबसे पहले शोध का रास्ता लेना चाहिए, शोध और लेखन का। जैसे बहुत आसान चीज़ एक तो ये है कि बहुत सारे जैसे आपने भोजपुरी की बात करी, भोजपुरी बोलने वाले जो छात्र हैं, वो पीएचडी में भोजपुरी के ऊपर पीएचडी करें, या तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से करें या साहित्य के ऊपर करें या संस्कृति के ऊपर करें या किसी भी चीज़ पर करें, भोजपुरी क्षेत्र के की राजनीति के ऊपर करें, तो उससे अंततोगत्वा समाज में चेतना आएगी और सबसे पहले तो जो उस भाषा का समाज है, भाषा से संबंधित समाज है, उसमें चेतना आएगी और उसके बाद पूरे देश में आएगी, तो क्यों नहीं पहचान मिलेगी? कई बार क्या होता है कि कुछ राजनीतिक कारणों से पहचान दिखती भी है, स्वतंत्र पहचान भी दिखती है। जैसे भोजपुरी का हम बात कर रहे हैं, भोजपुरी पे ही हम थोड़ा-सा और फ़ोकस रहें, इसलिए कि आप विद्वान आदमी हैं। आपके साथ हम जो भी साझा करेंगे, वो भविष्य के लिए दृष्टिकोण से भी अच्छा होगा। जैसे कि भोजपुरी की बात हम करते हैं, तो भोजपुरी को कई सारे देशों में अलग-अलग देशों में मान्यताएँ प्राप्त है। जैसे भोजपुरी बिल्कुल, को मान्यता प्राप्त है, भोजपुरी को सूरीनाम से लेके जी, आपकी आवाज़ चली गई। आवाज़ नहीं आ रही है? हुँ, अब आ गई फिर से। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ राजनीतिक कारणों से हुँ, भोजपुरी को दबाने की कोशिश की जाती है। भोजपुरी भारत की वैसी चंद भाषाओं में से है जिसको भारत के अलावा भी कई सारे देशों में मान्यता प्राप्त है। हुँ, भोजपुरी मतलब कि साहित्य में देखें तो भोजपुरी का एक अलग कंप्लीट कोई ऐसी विधा नहीं है, जिसमें साहित्य की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें भोजपुरी में लिटरेचर नहीं लिखा गया हो। हुँ, आप कबीरदास से पहले जाएँ, गुरु गोरखनाथ से के काल से शुरू करें, या उससे हुँ, पहले भी मिहिर दूज के हुँ, समय आप देखें, सब हाँ, टाइम पीरियड में मतलब क्या बोलते हैं कि आपको भोजपुरी का लिटरेचर मिलेगा। हुँ, लेकिन कई सारे मठाधीश हैं, खासकर मैं हिंदी के मठाधीशों की बात करता हूँ, जो अपने चंद फायदों के लिए क्या बोलते हैं गलत तरह की राजनीति करते हैं और मतलब एक दमनकारी एक प्रवृत्ति अपनाए हुए हैं कि नहीं भोजपुरी आगे बढ़ेगी तो उससे हिंदी का नुकसान होगा, इवन की भाषा नहीं बन पाएगी हिंदी, लाइक दैट बहुत सारे अनेक कुतर्क कर लिए गए हैं इधर हाल के वर्षों में। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी जगह बैठा होता तो मैं ये नहीं कहता हिंदी के मठाधीश, क्योंकि अगर यदि हम ऐसी बात करेंगे तो विद्वेष फैलेगा और हिंदी और भोजपुरी में अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, ये भी एक सत्य है। मैं कह रहा हूँ कि उसकी अपनी पहचान है, ये अभी तक कहा। दूसरा दृष्टि मैं कह रहा हूँ कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ऐसे क्षेत्र को ज़रूर जानते होंगे और आप स्वयं आपके अंदर वो क्षेत्र है कि आप हिंदी और भोजपुरी में समान रूप से अम, अ, आप उसका व्यवहार कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऐसे प्रदेश के ऐसे भाग हैं या फिर जिसको आप हिंदी क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर भोजपुरी बोल रहे हैं लोग, जो माइग्रेंट नहीं भी हैं, जो कि प्रवासी नहीं भी हुए हैं, ठीक है? जी। तो ये तो एक कंटिन्यूअम है पहली बात। अच्छा, दूसरी बात है कि ये जिस तरह की आपने बात कही वो तो राजनेताओं का काम है, वो अपना राजनैतिक समीकरण करेंगे। अब मैं उसमें ना उन्हें अच्छा कह रहा हूँ, ना बुरा कह रहा हूँ और राजनीति कोई बुरी चीज़ नहीं है। राजनीति के आधार पर ही बड़े-बड़े निर्णय होते हैं और जब आप अपनी पहचान अ, आगे लाएँगे, तो राजनीति भी उसको पहचानेगी। नहीं यहाँ पे मैं मतलब क्या बोलते हैं कि हिंदी के मठाधीश शब्द का प्रयोग इसलिए किया खासकर मैं हुँ, कॉन्टेक्स्ट लेता हूँ ताकि जिससे जिससे चीजें क्लियर हो जाए। होता यूँ है कि 2017 की बात है, 17 या हुँ, 18 की हुँ, उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी। वो लखनऊ विश्वविद्यालय में जाते हैं और बोल के आते हैं कि नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा। हुँ, उसके बाद से हिंदी मठाधीशों का एक समूह बाकायदा राय करता है और एक 14-15 सदस्यीय एक समिति जाके मिलती है राजनाथ सिंह जी से और उनको यह मठाधीश लोग कर रहे थे, जो एक तरफ तो कहते हैं भारतीय भाषाओं के पक्षधर हैं और दूसरी हुँ, तरफ वो लोग भोजपुरी क्या बोलते हैं विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। हुँ, तो और जब उनको ये समझाने में काबिल हो जाते हैं कि मैथिली के हटने से हिंदी का एक बहुत बड़ा वर्ग कट गया, भोजपुरी हट जाएगी, फिर आपके हिंदी की जनसंख्या में से 25 करोड़ की आबादी निकल जाएगी और इससे हम इसको यूएन की भाषा नहीं बना पाएँगे, जो हमारा दीर्घकालिक स्वप्न है वो पूरा नहीं हो पाएगा। और दुखद बात तो यह है कि भोजपुरिया होने के बाद भी
राजनाथ सिंह जी इस बात को मान लेते हैं। जबकि मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि पूर्वांचल के लोगों में जितनी राष्ट्रवादी प्रवृत्ति होती है, जितने वो लोग राष्ट्रीय चेतना के धनी होते हैं, शायद ही कहीं ऐसे देखने को मिले। हमारे यहाँ के जो भी हिंदी के साहित्यकार हुए हैं, मतलब हिंदी में कई सारे नामचीन साहित्यकार हमारे पूर्वांचल की पट्टी से निकले हैं। चाहे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात कर ले, नामवर सिंह की बात कर ले, एक लंबी श्रृंखला है, केदार सिंह, एक लंबी श्रृंखला है। फिर भी देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की भाषा भोजपुरी थी। इवन वो पत्राचार का व्यवहार भी भोजपुरी में करते थे। तो उस समय जैसे कि क्या बोलते हैं, एक संदर्भ आता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कह के मतलब उर्दू को 8वीं अनुसूची में शामिल कराया। चाहते तो राजेंद्र प्रसाद जी भी कर सकते थे, करवा सकते थे, इन्होंने कहा कि नहीं, समय निर्णय लेगा। राहुल सांकृत्यायन बहुत बड़ा नाम है, भोजपुरी के हितैषी और पक्षधर दोनों थे। तो यहाँ पे मतलब ये जो, इसलिए मैंने मठाधीश शब्द का प्रयोग किया कि मठाधीश ही नहीं, इनको आंदोलन जीवी कहना चाहिए, इसलिए कि आंदोलन पे ये लोग जिंदा रह रहे हैं। ठीक है, तो इन लोग एक तरफ मुखौटा लगा के घूमते हैं कि हम भारतीय भाषाओं के संवर्धन के पक्षधर हैं, और दूसरी तरफ लोग क्या बोलते हैं कि अपने फायदे के लिए, अपने चंद निजी स्वार्थ के लिए ये लोग भारतीय भाषाओं का ही विरोध करते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्या पहले तो मैं कॉन्फ्लिक्ट वगैरह में नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि मैं लाइव हूँ आपके साथ, बल्कि मैं इसलिए नहीं पढ़ना चाहता, ये मेरा सोचने का तरीका नहीं है। और सबसे पहले मैं इसको इस प्रकार से देखता हूँ कि भोजपुरी हिंदी की चेतना का भाग है, और हिंदी भोजपुरी की चेतना का भाग है, अभिन्न भाग है दोनों का। मैं इसको इस प्रकार से देखता हूँ, जैसे हिंदी का कोई भी आप साहित्य देख लें, उसके अंदर आपको भोजपुरी मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं है। और जो हिंदी भाषी हैं वो भोजपुरी बिल्कुल नहीं समझ सकते, ऐसा भी नहीं है। और भोजपुरी भाषी जो कितने भी रिमोट से रिमोट गांव में हो, पीछे से पीछे के इलाके में हो, दूर से दूर के इलाके में, वो हिंदी बिल्कुल ना समझता हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मैं तो इसमें पारस्परिकता समझता हूँ। दूसरी बात है कि जब राजनीति आपका साथ तब देगी जब राजनीति में आपके मत, आपके वोट भाषा के साथ जुड़ेंगे। जब आप में इस तरह की चेतना आएगी कि हमारे लिए इतना आवश्यक है, तब राजनीति भी आपका साथ देगी। अभी शायद आप लोगों के लिए वो गौण विषय है, या इतना मुख्य नहीं है, या इतना आगे नहीं है वो विषय। चूंकि मातृभाषाओं की संवर्धन की बात चल रही है और आप जैसे मूर्धन विद्वान हमारे साथ हैं, तो एक मतलब क्या बोलते हैं कि आपका मैं समय भी ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन एक प्रश्न को बढ़ा रहा हूँ, इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक भाषा जब मरती है तो उसके साथ साथ क्या मरता है? और इस ग्लोबलाइजेशन के एज में थोड़ा सा रिपीट करूंगा अपने पुराने वाले एक प्रश्न को कि कितना जरूरी है कि मातृभाषा को बचाना? देखिए, जब भाषा मरती है तो समाज ही मर जाता है, साथ में छिन्न भिन्न हो जाता है, उसकी पहचान खो जाती है, उसकी संस्कृति खो जाती है, उसके भोजन, उसके कपड़े पहनने के तरीके, उसके आपस में व्यवहार के तरीके, उसकी प्रचुर शब्द राशि, सब खो जाता है, और बहुत बड़ा ज्ञान और विज्ञान का कोष खो जाता है। ये लॉस, ये जो नुकसान है, ये केवल किसी भाषा को बोलने वाली कम्युनिटी का नहीं है, ये पूरी मानव जाति का बड़ा भारी नुकसान होता है। जैसे कि हाँ, हेलो जी, जैसे कि भोजपुरी के अंदर बहुत सारे भोजन, बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे त्योहारों से संबंधित शब्द होंगे जो कि हिंदी में नहीं है, सही बात, हिंदी में नहीं बोले जाते। अब यदि उदाहरण लें, भगवान ऐसा ना करे और हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि भोजपुरी ना रहे, तो क्या होगा? वो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, वो सारा जो ज्ञान है, वो विलुप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से औषधियों का, जन औषधि का ज्ञान, फोक मेडिसिन्स का, और साहित्य बहुत बड़ा, वो सब विलुप्त हो जाएगा। और ये केवल भोजपुरी की बात नहीं है, जिस भाषा को केवल 10,000 लोग बोल रहे हैं, या 2,000 लोग बोल रहे हैं, या 5 बोल रहे हैं, उन भाषाओं के ऊपर भी यह लागू होता है। जैसे कि बहुत सारी ऐसे ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं जिन्हें अपने आसपास के औषधीय पौधों का ज्ञान है बहुत। अच्छा, जैसी भाषा जाएगी,
वो औषधीय पौधों के नाम आपके साथ से चले जाएँगे, नाम के साथ-साथ उसका ज्ञान चला जाएगा। भोजन, जीवन पद्धतियाँ, जीवन शैलियाँ, बहुत कुछ, विचारधाराएँ बहुत कुछ खो जाएँगी। तो ये मानव जाति का ऐसा ऐसी क्षति होती है जिसे भरा नहीं जा सकता फिर कभी। तो बहुत सही कहा संक्षेप में आपने। तो यही कह सकते हैं हम। मानव जाति को जितना जीना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी है अपनी मातृभाषाओं का संवर्धन। सर, चूँकि आपके पास समय बहुत कम था और आपसे मैंने समय भी बहुत कम ही माँगा था और आपने हमें समय दिया, खासकर राइट साइड के लिए। हम तो आपको मतलब और भी ज़्यादा सुनना चाहेंगे और आगे भी हम चाहेंगे कि कुछ अन्य मुद्दों पे आपको हम लोग लगातार इस चैनल पे सुनें और इस चैनल से जुड़े हुए लोग आपसे मिले हुए ज्ञान को प्राप्त कर सकें, अपने अंदर अंगीकार कर सकें। तो आज की बातचीत को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। आपने हमारे लिए सर समय निकाला, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत धन्यवाद।